जब मैं सम्राट बना तो मुझे एक अजीब बीमारी हो गई। मैं जितना एक दिन सोता, मेरी शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ जाती। इसी वजह से मैंने खुद को जमीन में 1 मीटर गहरा दफना दिया। लेकिन दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया। सब मुझे इतिहास का सबसे कम उम्र में मरने वाला महान सम्राट कहने लगे। अभी अभी सम्राट बना था और तुरंत समाधि लेकर दिव्य ताबूत में दफना दिया गया। एक स्वप्न जैसे बीते 1 वर्ष में मेरे द्वारा स्थापित दिव्य साम्राज्य भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। अच्छी बात यह थी कि उन नालायक वंशजों ने मुझे कभी नहीं भुलाया। जब साम्राज्य विनाश के कगार पर पहुंच गया तो उन्होंने मेरी कब्र खोद डाली। यहां तक कि वे मेरी सम्राटीय लाश को भी युद्ध में ढाल बनाना चाहते थे। इस समय वर्तमान सम्राट मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठा लगातार सिर झुका रहा था। उसकी कांपती आवाज गूंज रही थी, हे पूर्वज, आपके छोड़े हुए शाही आदेश में साफ साफ लिखा है कि यदि ली दिव्य साम्राज्य कभी विनाशकारी संकट में फंस जाए तो आपकी कब्र खोदी जा सकती है। तभी इस संकट का समाधान मिलेगा। हम आपके अयोग्य वंशज सच में अपराधी हैं। आज सम्राट के आदेश से आपकी कब्र खोदने आए हैं। कृपया स्वर्ग से हमें दोष मत दीजिए पूर्वज। इतना कहकर ली चैन ने अचानक हमला किया। उसके हाथ से निकलती भयावह शक्ति बिजली की तरह कब्र पर गिरी। लेकिन उम्मीद के विपरीत कब्र जरा भी नहीं टूटी। वो साधारण सी मिट्टी की कब्र बिल्कुल स्थिर रही, यहां तक कि मिट्टी का एक कण भी नहीं गिरा। ली चैन का चेहरा तुरंत डर से भर गया। आखिर ये पूर्वज मरे हुए 100 मिलियन साल से भी ज्यादा हो चुके थे, फिर भी कब्र से अब तक सर्वोच्च नियमों की शक्ति बह रही थी। तभी कब्र के ऊपर अचानक सुनहरी रोशनी से बने शब्द उभरे, बाद में आने वालों, हमेशा शॉर्टकट मत खोजो। अगर सच में जीवन मरण का संकट आए तो हाथों से खोदना। ली चैन का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, ये पूर्वज तो सच में अजीब इंसान थे। फिर उसने संदेह के साथ अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की और आश्चर्यजनक रूप से कब्र आसानी से खुल गई। लेकिन अगले ही पल जो दृश्य सामने आया उसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। ताबूत के भीतर एक शांत चेहरे वाला शरीर लेटा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अरबों साल बीत जाने के बाद भी शरीर बिल्कुल सड़ा नहीं था। उसकी त्वचा अब ही चमक रही थी। अचानक एक प्राचीन स्वप्न जैसी आवाज गूंजी, आज कौन सा वर्ष चल रहा है? धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को खोला। मेरी आंखों की गहराइयों में अब भी नींद से जागने वाली हल्की सी उलझन बाकी थी। सामने खड़ा ली चैन डर के मारे कांप रहा था। उसका पूरी तरह से शरीर ऐसे थरथरा रहा था जैसे छलनी हिल रही हो। वह हकलाते हुए बोला, पूर्वज महोदय, मैं ली वंशीय दिव्य साम्राज्य का 1002वां सम्राट हूं। अभी युद्ध खेती का 100वां युग चल रहा है। क्या बकवास है ये? जो मैं अभी तक शांत था तुरंत ताबूत से उछलकर खड़ा हो गया। मुझे तभी एहसास हुआ कि मैंने बस एक झपकी ली थी और पूरा एक युग बीत चुका था। उस समय मैं ली वंशीय दिव्य साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। क्योंकि मेरा बड़ा भाई ली जिंग पूरी तरह से साधना का पागल था, इसलिए पिता ने मजबूरी में राजगद्दी मुझे सौंप दी थी। मेरी प्रतिभा अद्भुत थी। केवल 1000 वर्षों में ही मैं इतिहास का सबसे युवा संत राजा बन गया था। सम्राट बनने से बस एक कदम दूर था। दुनिया सोचती थी कि मैं जल्दबाजी में साधना करते हुए स्वर्गीय दंड के कारण मर गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह सिर्फ मेरी की आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया थी। ठीक उसी समय जब मैं सम्राट बनने वाला था, मेरे शरीर के भीतर अचानक एक प्राचीन दिव्य पर्वत जाग उठा। उस पर्वत से अनगिनत महान नियम और रहस्यमयी शक्तियां लगातार निकल रही थी। वह पर्वत आखिर आया कहां से, मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन उसके बाद से मेरी साधना पागलों की तरह बढ़ने लगी। दिन ही देर सोता, मेरी शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ती। एक दिन की नींद 1 साल की कठिन साधना के बराबर हो गई। तो फिर मेरे पिता और बड़े भाई का क्या हुआ? मैं एक कदम में ताबूत से बाहर निकल आया और बेचैनी से ली चैन से पूछा। वो कांपती आवाज में बोला, क्या आप संस्थापक सम्राट ली तिंग पूर्वज की बात कर रहे हैं? ली परिवार के प्राचीन ग्रंथों में उनके बारे में बहुत कम लिखा है और ली जिंग पूर्वज के बारे में तो उससे भी कम जानकारी बची है। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। एक नींद में पूरा युग गुजर गया और सब कुछ इतिहास बन चुका था। मैंने तुरंत आंखें बंद कर अपने भीतर झांका। मेरे शरीर में समुद्र जैसी अथाह शक्ति उमड़ रही थी। बस समस्या यह थी कि अब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं आखिर किस स्तर पर पहुंच चुका हूं। मैंने गुस्से से सामने खड़े अपने नालायक वंशज को घूरा और बोला, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? ली चैन तुरंत रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, पूर्वज महोदय, ये तो ली परिवार के पूर्वजों की समाधि भूमि है। किसकी इतनी हिम्मत होती कि यहां आकर कब्र खोदे? ऊपर से कौन सोच सकता था कि आप सच में जिंदा होंगे? मैंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, बाद में मैं खुद तुमसे मिलूंगा। अब और बकवास करने का मन नहीं था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल मेरा शरीर सीधे आकाश के शून्य में प्रकट हो गया। एक स्वप्न और 10,000 वर्ष बीत चुके थे। मेरी आंखों से अचानक भयावह दिव्य प्रकाश फूट पड़ा।
एक ही नजर में मैंने अतीत और वर्तमान को भेद दिया। ली दिव्य साम्राज्य के हर युग के सम्राटों का पूरा इतिहास देख डाला। लेकिन जिसने मेरे मन को सचमुच हिला दिया वो ये था कि उन आधुनिक सम्राटों में से कई वास्तव में मरे ही नहीं थे, बस उनकी वर्तमान स्थिति बेहद विचित्र और रहस्यमयी। प्राचीन उजाड़ क्षेत्र। लगता है इस बार मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा। मेरी आंखें चमक उठी। मैं पूर्वी वीरान भूमि के सबसे दक्षिणी हिस्से की ओर देखता हुआ धीरे से बुदबुदाया। वो जगह चारों समुद्रों और आठों दिशाओं में मौत की भूमि मानी जाती थी। जो भी वहां कदम रखता उसका जीवित लौटना लगभग असंभव होता। मैं शून्य में पद्मासन लगाकर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने समय की एक विशाल नदी धीरे धीरे बहने लगी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ली परिवार के कर्म और भाग्य का स्रोत किसी अज्ञात शक्ति द्वारा काट दिया गया था। उसी क्षण पूर्वी वीरान भूमि के दक्षिण में स्थित निषिद्ध घाटी से भयानक कंपन उठने लगा। पूरा आकाश और धरती हिल उठे। निषिद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे केंद्र से एक विशालकाय नेत्र धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो इतना बड़ा था कि मानो पूरा आकाश ढक गया हो। उसकी आंखों से निकलती भयावह आभा हर जीव के प्राण जमा देने के लिए काफी थी। जैसे ही वो विशाल आंख पूरी तरह खुली, पूरा पूर्वी महाद्वीप बुरी तरह कांप उठा। अनगिनत जीव डर से चीख पड़े। ये आखिर कौन सी डरावनी चीज है? इतनी विशाल आंख, मेरी आत्मा फटने वाली है। कई साधकों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। कुछ लोगों ने तो केवल दूर से एक नजर डाली और उनकी आत्मा को भयंकर चोट पहुंच गई। कितना भयावह दबाव है! यहां तक कि देव सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग भी उस आंख से नजर मिलाते ही कांप उठे। उन्हें महसूस हुआ मानो उनकी आत्मा उसी क्षण टूट जाएगी। जो पुराने छिपे हुए देव सम्राट वर्षों से संसार से दूर थे, वे भी इस समय भय से कांप रहे थे। जितनी ऊंची साधना, उतना ही गहरा डर महसूस हो रहा था। उस निषिद्ध घाटी में आखिर कौन सा राक्षस छिपा है? क्या वो कोई संत है या स्वयं महान सम्राट? इस युग में जहां संत गायब हो चुके हैं और महान सम्राट केवल किंवदंती बन चुके हैं, क्या वहां सच में एक जीवित सम्राट छिपा बैठा है? एक बूढ़ा संत जिसकी आयु लगभग समाप्त हो चुकी थी, कांपती आवाज में बोला, अब मेरे पास जीवन बहुत कम बचा है। क्यों ना मौत का जोखिम उठाकर वहां जाओ। शायद वहां मुझे जीवित रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिल जाए। और इस समय मैं शून्य में शांत बैठा था। मेरी निगाहें उस विशाल नेत्र पर टिकी हुई थी। मेरा मन बिल्कुल साफ था। वो आंख सीधे मेरी ओर देख रही थी, क्योंकि मैंने कर्म और भाग्य के निषिद्ध रहस्य को छू लिया था। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मैंने धीमे स्वर में कहा, अपनी गर्दन साफ करके इंतजार करना, बहुत जल्द मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा हूं। उसी समय निषिद्ध घाटी के केंद्र से अचानक एक बेहद भारी और कर्कश आवाज गूंजी। आखिर कौन है जो अंधेरे में छिपकर मेरी निगरानी कर रहा है? इसके तुरंत बाद उस पवित्र सम्राट की ठंडी और भावहीन आवाज फिर सुनाई दी। मेरे अधीनस्थों ने एक रहस्यमयी आकृति की झलक देखी थी। हमने उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह है कि वह स्पष्ट रूप से वहां मौजूद था, फिर भी उसकी उपस्थिति पूरी तरह गायब थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस समय और संसार का हिस्सा ही न हो। वाकई भयावह। उसे फिलहाल अनदेखा करो, बल्कि ली परिवार का वर्तमान सम्राट ज्यादा चिंता का विषय है। उसकी ताकत बेहद निराशाजनक है। इतने समय बाद भी वह दिव्य भूमि स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया। हमें कोई तरीका निकालना होगा जिससे उसकी शक्ति जबरदस्ती बढ़ाई जा सके और वह जल्द से जल्द संत स्तर तक पहुंचे, क्योंकि केवल संत स्तर वाला ली परिवार का रक्त ही मेरे लिए योग्य पात्र बन सकता है। प्राचीन दिव्य पर्वत के नियमों की शक्ति अब जाग चुकी है। अभी तक मैं उसकी कुल शक्ति का मुश्किल से 1% ही इकट्ठा कर पाया हूं। जिस दिन वह पूरी तरह पूर्ण हो जाएगी, उसी दिन मैं संसार पर शासन करूंगा और पूरी दुनिया में अजय बन जाऊंगा। धीरे धीरे वह आवाज दूर होती गई और अंततः चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। उधर दिव्य राजमहल के भीतर भी गुप्त हलचल मची हुई थी। आध्यात्मिक देव मार्क्विस ऊंचे आसन पर बैठा अपने विश्वास पात्रों को देख रहा था। तभी चेन शेंग ने गंभीर स्वर में कहा, ली चेन गंभीर रूप से घायल होकर लौटा है और अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। यह हमारे लिए ली दिव्य साम्राज्य को गिराने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। दक्षिणी स्वर्गीय मार्क्विस ने भौहें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, उसकी चोट असली है या नकली, ये अभी साफ नहीं है। आखिर किसी ने भी उस पर हमला करने वाले को नहीं देखा। कहीं ऐसा ना हो कि यह दुश्मनों को जाल में फंसाने की चाल हो। पूर्वी सूर्य मार्क्विस नान मुंह ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर हम हार गए तो हमारी बर्बादी तय है। तभी शाओ तिंग घमंड से मुस्कुराया और बेहद अहंकारी स्वर में बोला, तो क्या हुआ अगर ली चेन एक देव सम्राट है? मत भूलो, हमारे शाओ परिवार के वो प्राचीन पूर्ववंश शाओ शेन अब भी जीवित है, जिन्हें 1000 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में तूफान उठ गया। उधर मैं आकाश के ऊपर खड़ा चारों दिशाओं को देख रहा था। मेरी भौहें हल्की सिकुड़ गईं।
सोचा नहीं था कि करोड़ों वर्षों के बाद पूर्वी वीरान भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कमजोर हो जाएगी। इसलिए इस युग के साधकों की ताकत मेरे समय के मुकाबले आसमान और जमीन जितना अंतर रखती थी। लेकिन मेरे अलावा भी अनगिनत प्राचीन और भयावह अस्तित्व अपनी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करके उस निषिद्ध घाटी पर नजर गड़ाए हुए थे। निषिद्ध क्षेत्र की सीमा पर एक सूखे पेड़ जैसा दुबला पतला बूढ़ा हवा में खड़ा था। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में अचानक तेज चमक उभरी और वो मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाया, ये लालची लोग। यह है बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम लोग सोचते हो कि मुझे इस तरह इस्तेमाल कर लोगे? मजाक बना रखा है क्या? अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। संत स्तर की दबाव शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और आसपास का पूरा शून्य दबकर ढह गया। रोशनी छटते ही वो बूढ़ा व्यक्ति बदल चुका था। अब वहां एक काले बालों वाला तेजस्वी और शक्तिशाली मध्य आयु का योद्धा खड़ा था, हाथ में लंबा भाला लिए, आंखों में घातक इरादा लिए। शून्य में एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी, हे मित्र, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हम तो बस थोड़ा मनोरंजन देखना चाहते थे। मध्य आयु व्यक्ति ने बिना एक शब्द बोले अपना भाला उठाया और आकाश चीर दिया। भाले की एक ही वार से शून्य फट गया और खून की बौछार हो गई। उसने ठंडी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, जो मरना नहीं चाहता अभी निकल जाओ, वरना इस आखिरी सांस के साथ मैं तुम्हें भी साथ ले डूबूंगा। उसकी ये पागलपन भरी क्रूरता देकर अंधेरे में छिपे संत भी डरकर पीछे हट गए। जब माहौल शांत हुआ, वो फिर से अपने बूढ़े रूप में लौट आया और एक लंबी सांस छोड़ी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हर तरफ की ताकतों ने तुरंत अपना निशाना खो दिया। अगर कोई दिव्य हथियार इस्तेमाल न करे तो उसे पकड़ना लगभग असंभव था। लेकिन मैं ये सब साफ देख पा रहा था। वो बूढ़ा संत जैसे ही अंदर के क्षेत्र में पहुंचा और अभी उसने कोर इलाके को छुआ भी नहीं था कि अचानक काले धुएं का एक भंवर उठा और उसे निगल गया। वो पूरी तरह राख बन गया। उस जगह संत भी चींटी जितना कमजोर था। दृश्य बदलता है। शाही महल के बाहर एक पतली आवाज वाला बूढ़ा दरबारी नपुंसक आराम से सफेद जेड सड़क पर बैठा शराब पी रहा था। वो लापरवाही से अचानक आए 3 छायाओं को देखता है। उसकी आवाज हल्की और मजाकिया थी। बताइए महान नायको, रात के इस समय यहां आने का क्या कारण है? उनकी आंखों में हत्या की ठंडी चमक थी और वातावरण का तापमान तुरंत गिर गया। तुम जैसे किन्नर को हम अब और नहीं सहेंगे। लेकिन बूढ़ा दरबारी मुस्कुराया और अपने प्याले का शराब एक ही सांस में पी गया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, उसने कहा, और धीरे धीरे वो खड़ा हुआ। अगले ही पल उसका आलसी और कमजोर रूप पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसी भयावह शक्ति प्रकट हुई जैसे अनंत समुद्रों का तूफान फूट पड़ा हो। उसकी आभा इतनी भारी थी कि जैसे कोई प्राचीन पर्वत सीधे आ गिरा हो। तीनों शक्तिशाली व्यक्ति वहीं जम गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। उनमें से एक कांपते हुए बोला, तुम वही रोजवान हो, वह पौराणिक व्यक्ति जिसे मर चुका माना जाता था। उनकी आंखों में अब केवल भय था, क्योंकि ये शक्ति उनकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। कोई घायल बूढ़ा नहीं था। वो तो आधे कदम पर पहुंचा हुआ दिव्य शक्ति वाला सर्वोच्च अस्तित्व था। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने सीधे डायमेंशन डाउन अटैक कर दिया हो। सबसे पहले अजनबी आदमी संभला। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। दोनों हाथ घबराहट में हिलाते हुए वो तुरंत चिल्लाया, गलतफहमी है लॉर्ड रोजून, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अभी चले जाते हैं, कसम से दोबारा आधा कदम भी अंदर नहीं रखेंगे। रोजून के होठों पर हल्की खूंखार मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में खेल जैसा भाव था। जब आ ही गए हो तो खाली हाथ कैसे जाने दो? सम्राट का आदेश है, जो भी आएगा मेहमान बनकर रहेगा। और मुझे लगता है तुम लोगों को यही रोक लेना बेहतर होगा। जब तुम्हारे पीछे छिपी बड़ी मछलियां बाहर निकल आएंगी तब सबको एक साथ विदा करेंगे। बात खत्म होते ही उसने बस हल्के से अपनी आस्तीन लहराई। किसी को समझ भी नहीं आया क्या हुआ। तीनों की शक्तियां उसी पल पूरी तरह सील हो गई। वे ऐसे लटकाए गए जैसे कसाई खाने ले जाए जा रहे 3 छोटे चूजे हो। जब श्याओटिंग और बाकी 2 लोगों को अंदरूनी महल में फेंका गया, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। सिंहासन पर बैठा ली चैन पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। चेहरा लालिमा से भरा, रक्त ऊर्जा ड्रैगन जैसी प्रबल। उसमें मरने या घायल होने का नामो निशान तक नहीं था। वो तो बिल्कुल जिंदा और ताकत से भरा हुआ लग रहा था। ली चैन ऊपर से उन्हें देखते हुए मुस्कुराया, क्या काफी बड़ा सरप्राइज मिला ना? मैं तो बहुत पहले से ठीक हो चुका था। जब इस खेल में कदम रख ही दिया है तो बाहर निकलने का सपना मत देखना। तीनों को तभी सच्चाई समझ आई। दिल में वे ली चैन को कोसने लगे। ये आदमी तो असली चालबाज निकला। अपनी जान को दांव पर लगाकर जाल बिछाया। इतना खतरनाक और धैर्यवान इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें राहत सिर्फ इस बात की थी कि आज वे केवल जांच करने आए थे। अगर सच में हमला कर देते तो शायद अभी तक उनके सिर जमीन पर लुढ़क रहे होते।
ली चेन ने रो जून की ओर मुड़कर आदेश दिया, इन बेवकूफों को ब्लैक वाटर जेल में फेंक दो। फिर उसकी आंखें गहरी हो गई। और खबर फैला दो, आज रात महल में हत्यारे घुस आए थे। हालांकि मैंने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन मेरी चोटें और बढ़ गई हैं। ऐसा दिखना चाहिए कि मैं मौत के बेहद करीब हूं। रो जून की आंखें चमक उठी। वो तुरंत सम्राट की योजना समझ गया। महाराज गहरे पानी में छिपे मगरमच्छों को बाहर निकालना चाहते थे। उसने तुरंत सिर झुकाकर आदेश मान लिया। और हां, ली चेन ने अचानक कहा, चाहे वे लोग आए या नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से पूरे महल को अच्छे से सजाओ। मैं एक ऐसे महान व्यक्ति का स्वागत करने वाला हूं जो आसमान तक हिला सकता रहे। ये कहते हुए ली चेन अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। ये अचानक बदला हुआ व्यवहार देखकर रोजून भी चौंक गया। इतनी गंभीर स्थिति में भी महाराज को सजावट की पड़ी है। उसी समय एक हल्की हवा बिना किसी रुकावट के सीधे महल के अंदर चली आई। अगले ही पल मेरा शरीर अचानक हवा में प्रकट हो गया। सावधान! रोजून का चेहरा तुरंत बदल गया। लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया में वो एक कदम आगे बढ़ा और ली चेन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी पूरी शक्ति फट पड़ी, जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ओह, प्रतिक्रिया बुरी नहीं है। काफी वफादार कुत्ता निकला तू। मैंने उसकी रक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर उंगलियों को हल्का सा झटका दिया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी टूटते तारे की तरह हवा चीरती हुई सीधे रोजून के शरीर में समा गई। उसी पल रोजून का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि एक अथाह जीवन शक्ति उसके शरीर की नस नस में पागलों की तरह दौड़ रही है। यहां तक कि उसके शरीर का वो गुप्त हिस्सा जो हजारों साल पहले नष्ट हो चुका था, अब दोबारा उगने लगा था। इस चमत्कारी बदलाव ने उसे खुशी से पागल कर दिया। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। ली चैन ने एक नजर में सब समझ लिया और डांटते हुए बोला, क्या देख रहा है? जल्दी करो और पूर्वज को धन्यवाद दो। फिर उसने सम्मान से मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, आपके युग के बाद भी दिव्य युग ने एक समय अपार वैभव देखा था। संतों की भरमार थी, हर तरफ महान प्रतिभाएं उमड़ रही थी, मानो नदी में बहती लहरें हो। लेकिन अजीब बात यह रही कि हर पीढ़ी का सम्राट जैसे ही किसी खास शक्ति स्तर की दहलीज को छूता, वो या तो रहस्यमय तरीके से मर जाता या फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाता। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य देवता छिपकर सबकी कटाई कर रहा हो। उसकी बातें सुनते ही मेरे मन में कई विचार साफ हो गए। वो प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र सचमुच ली परिवार को ही निशाना बना रहा था। लेकिन सवाल यह था कि वो सीधे पूरे दिव्य साम्राज्य को खत्म क्यों नहीं करता? वो तो मानो पशुओं की तरह उन्हें पाल रहा था और सिर्फ हर पीढ़ी के सम्राटों को ही मारता था। क्या ली परिवार के खून में ऐसा कोई रहस्य छिपा था जिस पर वो निषिद्ध क्षेत्र भी लालच कर रहा था? मैं सिंहासन के हत्थे पर उंगलियां थपथपाते हुए सोच में डूब गया। ऐसा क्या हो सकता है जिसे वो प्राचीन अस्तित्व भी पाने को बेचैन हो? शायद सिर्फ मेरी वंश परंपरा में बहने वाला आदिम देव पर्वत रक्त ही इतना मूल्यवान हो सकता था। मैंने शांत स्वर में कहा, अपनी एक बूंद रक्त सार मुझे दो। बिना समय गुमाए मैंने हाथ उठाकर ली चैन के माथे की ओर इशारा किया। अगले ही पल एक चमकती हुई सुनहरी रक्त की बूंद हवा में तैरने लगी। उस रक्त से दिव्य आभा निकल रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हूं, इसमें सचमुच कुछ रहस्य छिपा है। इसका रक्त तो पहले ही स्वर्णिम रूप में बदलना शुरू हो चुका है। फिर मैंने अपनी उंगली उस रक्त बूंद पर रख दी। एक झटके में उसके भीतर सोई हुई अमर वंश शक्ति जाग उठी। उसी के साथ मैंने चुपचाप उसके अंदर एक महान शत्रु की मुहर भी स्थापित कर दी। ली चैन लड़के की बुनियाद काफी अच्छी थी, बस उस डॉक्टर ने उसका रास्ता भटका दिया था। अब इस निशान के साथ वो मानो रॉकेट की तरह तेजी से संत स्तर, यहां तक कि महासंत के स्तर तक पहुंच सकता था। भविष्य में अमर बनना भी सिर्फ समय की बात थी। कम से कम कुछ लाख साल, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों साल में वो निश्चित ही सच्चा अमर बन जाता। हालांकि मेरे पास ऐसे तरीके थे कि मैं उसे तुरंत ही दुश्मनों का विनाश करने लायक बना दूं। लेकिन वो ऐसा होता जैसे पौधे को जबरदस्ती खींचकर बड़ा करना। उसकी नींव पूरी तरह टूट जाती और वो जीवन भर उसी स्तर पर फंसकर रह जाता। ऐसा नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा था। ली चैन, धन्यवाद करो। जैसे ही रक्त की शक्ति उसके शरीर में वापस लौटी, उसकी आभा विस्फोट की तरह बढ़ने लगी। वो बिना किसी रुकावट के सीधे अपनी सीमा तोड़कर संत स्तर में प्रवेश कर गया। इस अचानक मिली शक्ति का भरपूर आनंद लो। मैंने खुशी से पागल हुए ली चैन को देखा और होंठों पर हल्की मगर ठंडी मुस्कान उभर आई। याद रखना, अगर समान स्तर के लोगों की लड़ाई में तुम मारे गए तो चाहे जीत हो या हार, मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि कोई अपने ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी से हारकर मर जाए तो इसका मतलब है कि वो बहुत कमजोर है और वो मेरे ली परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं। समय की लंबी नदी के उस पार भविष्य की एक धुंधली झलक पहले ही मेरी गणनाओं में दिखाई देने लगी थी। लेकिन इससे मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन पहले ही लौट चुका था।
लेकिन अगर सच में कोई बूढ़ा दानव इतना मूर्ख निकला कि ली परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत करे, तो फिर मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। आखिर बहुत समय हो चुका है जब मेरे हाथ दुश्मनों के खून से लाल हुए थे। शायद इस दुनिया ने संत सम मैं मेरे विचार से ली वंश का दिव्य साम्राज्य अब अपनी सारी ताकत खर्च कर चुका है। पूर्व का शासक बनने की बारी अब हमारी है। अब समय आ गया है कि इस दुनिया की शक्तियों का संतुलन दोबारा लिखा जाए। महान बुजुर्ग तुरंत सहमत होते हुए बोले। होठों पर ठंडी मुस्कान थी। पवित्र स्वामी सच कह रहे हैं। वह तथाकथित दिव्य साम्राज्य आखिर है ही क्या? सिर्फ एक दिव्य सम्राट के सहारे हमारे बराबर खड़े होने का सपना देखना, ये तो जैसे कोई मेंढक हंस का मांस खाने का सपना देखे। फिर उसने प्रस्ताव रखा, लिंग जुन को जगाइए। इस महान संघर्ष में उसका स्थान अवश्य होना चाहिए। अब समय आ गया है कि इन कुओं के मेंढकों को दिखाया जाए कि असली परम प्रतिभा किसे कहते हैं। उसी क्षण मेरी दिव्य चेतना समुद्री लहरों की तरह फैल गई। एक पल में पूरा दिव्य महल उसकी पकड़ में आ गया। यहां तक कि वो संत स्तर का महान रक्षात्मक गठन, जिसे अटूट कहा जाता था, मेरी नजरों में सिर्फ कागज की दीवार जैसा था। महल की हर घास, हर पेड़ मेरी दृष्टि में साफ दिखाई देने लगा। तभी लाखों मील दूर अंतरिक्ष में हलचल हुई। मैंने देखा कि एक आकृति अंतरिक्ष को चीरते हुए उल्का की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो खुद ही दरवाजे तक आ पहुंचा। काफी तेज है। लगता था वो संत स्तर का योद्धा था। वो उग्र अंतरिक्षीय तूफानों के बीच भी ऐसे चल रहा था मानो समतल जमीन पर टहल रहा हो। सिर्फ 10 सांसों से भी कम समय में वो आकृति पहुंच चुकी। वह आकृति पल भर में दिव्य महल के बाहर उतर आई। वह एक साधारण वस्त्र पहने बूढ़ा था, लेकिन उसके हाथ घिनौने बाज के पंजों जैसे थे। ओह, तो निषिद्ध क्षेत्र के चूहे आखिरकार अपने बिल से बाहर निकल ही आए। मैंने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए कहा, चूंकि आ ही गए हो तो आज उस उजाड़ घाटी की निषिद्ध भूमि को भी जड़ से उखाड़ दूंगा। जैसे ही शब्द खत्म हुए, मेरी आकृति धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई, मानो मैं कभी वहां था ही नहीं। दूसरी ओर ली चेन अपने गुप्त कक्ष में बैठा नई प्राप्त शक्ति को स्थिर कर रहा था। तभी उसके कानों में एक बूढ़ी आवाज गूंजी, हाँ, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी संत स्तर पर पहुंच जाओगे। सचमुच आश्चर्यजनक है। ली चेन ने झटके से आंखें खोली। उसके सामने ना जाने कब एक बाज पंजों वाला बूढ़ा खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें चाकू जैसी तेज थी। ध्यान से देखने पर ली चेन तुरंत समझ गया, ये वही भयावह दानव था जिसकी झलक उसने पहले उजाड़ घाटी की निषिद्ध भूमि में देखी थी। उस क्षण उसका सिर सुन्न पड़ गया। पूरे पर्वतीय रक्षात्मक गठन ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसका मतलब था कि सामने वाले की शक्ति कम से कम महासंत स्तर की थी। वह इतना भयावह था कि कल्पना करना भी कठिन था। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने ली चेन को पूरी तरह जकड़ लिया। बाज पंजों वाला बूढ़ा बेहद लापरवाही से बोला, फालतू बातें मत करो, उत्तराधिकार का शाही आदेश लिखो और चुपचाप मेरे साथ चलो। अब ली चेन पूरी तरह घबरा गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? बूढ़ा ठंडी हंसी हंसा, वहां पहुंचकर खुद जान जाओगे। तुम्हारे ली परिवार के सारे पूर्वज वही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही ली चेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे तुरंत प्राचीन ग्रंथों में दर्ज उन रहस्यमयी घटनाओं की याद आई, जहां पीढ़ियों से ली परिवार के शासक अचानक गायब हो जाते थे। तो सच्चाई यह थी, ली परिवार के शासकों को पशुओं की तरह पाला जाता था। जब वे पर्याप्त शक्तिशाली हो जाते, तब उन्हें मार दिया जाता। यह सोचते ही उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सच इतना क्रूर होगा। उसी समय जब बूढ़े को लगा कि उसका काम सफल हो चुका है, तो तुम लोगों ने हमारे ली दिव्य साम्राज्य को अपनी निजी पशुशाला समझ रखा है। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसमें आसमान चीर देने वाला क्रोध भरा था। पूरी गुप्त कक्ष कांप उठी। ली चेन तुरंत होश में आ गया, जबकि बाज पंजों वाले बूढ़े की आंखें भय से सिकुड़ गईं। ली दिव्य साम्राज्य में अभी भी कोई छिपा हुआ महान विशेषज्ञ मौजूद है। उसकी वे बाज जैसी आंखें जो हर भ्रम को देख सकती थी, पागलों की तरह चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे एक परछाई तक दिखाई नहीं दी। अब वो सचमुच डर गया था। जान बचाने की अंतिम कोशिश में उसने स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष को चीरकर भागने की कोशिश की। उसे तुरंत इस अनहोनी की खबर निषिद्ध भूमि तक पहुंचानी थी, लेकिन चारों ओर का अंतरिक्ष मानो पिघले लोहे से जम चुका था। वह चाहे जितना संघर्ष करता, सब बेकार था। पल भर में वह जाल में फंसे जानवर की तरह कैद हो गया। अब बूढ़े के शरीर से बारिश की तरह पसीना बह रहा था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम आखिर हो कौन? मैं उजाड़ घाटी के पवित्र सम्राट का अधीनस्थ यिन जियांग हूं। क्या तुम निषिद्ध भूमि के साथ अंतहीन युद्ध छेड़ना चाहते हो? धीरे धीरे मेरी आकृति प्रकट हुई।
मेरी आंखें बर्फीली तलवार जैसी ठंडी थी।